हमको सुने और काफी आग्रह किया मनोज आर्य जी ने, तो आज उन्होंने अनुमति दी कि संविधान के संदर्भ में बात रखेंगे। ऐसे आदरणीय हमारे सबके गुरु डॉक्टर उदयन वाजपेयी साहब के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आज संविधान पर जो चर्चा होना है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, तो आप आए अपने व्याख्यान रखें। आदरणीय उदयन वाजपेयी साहब जो ठीक ठीक राजनीति में, रोजमर्रा की राजनीति में के हिस्सेदार नहीं है, लेकिन लेखक हैं, तो अगर आप राजनीति की समझ नहीं रखते तो आप लेखक अच्छे नहीं हो सकते। और आपने मुझे कितना पढ़ा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप विश्वास रखिए कि जो बोल रहा है लेखक अच्छे हैं। दूसरी बात ये कि मैं जब भी किन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में गया, जिसके एक चित्रकार अभी आए हुए भी हैं, तो मैंने देखा हमेशा जो समय होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और ऐसे ही राजनीतिक उसमें भी होता है। तो मुझे लगा कि कम से कम राजनेता एक चीज में पूरी तरह आदिवासियों की तरह, और वो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आगे है वो ठीक है शुरू करेंगे। मुझे पहली बात ये कहना है कि आपको शायद अंदाज हो न हो, हमारे जो मंदिर रहे हैं जिनमें प्रवेश की बहुत जद्दोजहद रही, गांधी जी ने उसके लिए बहुत किया, अम्बेडकर ने बहुत किया, लोगों ने बहुत किया, वो उनकी दीवारों पे जो रिलीफ्स होते थे, उकेरा जाता था, उस क्षेत्र का एक किस्म का संविधान होता था। उसमें यह भी बताया गया होता था कि यहाँ किस किस्म के लोग हैं और वो किस किस्म की कलाओं आदि में रुचि लेते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो बहुत सांकेतिक होता है। फिर भारत का संविधान अस्तित्व में आया 1949 में, और एक बहुत बड़ी घटना भारत की अपने इतिहास में घटी है। लेकिन हमें समझना ये चाहिए कि हम किस चीज को संविधान क्या है? ये समाज का और व्यक्ति का समाज में विधान वो कैसे रहेगा, विधान करना, वो समाज कैसा व्यवहार करेगा, राज सत्ता कैसा व्यवहार करेगी, इस पर इसको जोड़ के देखा गया दस्तावेज, जिसका एक मुंह, जिसकी दो आंखें अतीत की ओर है। क्योंकि हमारे संविधान में जिस किस्म के देश की कल्पना है वो भारत की एक लंबी परंपरा में रहा है। एक बहुलतावादी देश, बहुत सारी भाषाओं में से लैस देश, कई तरह की क्रियाकलापों से, कई तरह की कलाओं से, कई तरह के खेलों से संपन्न देश। तो एक उसकी आंख, एक चेहरा उस तरफ था, और दूसरा एक तरह से भविष्य की ओर था, जिसमें ये देखने की कोशिश की गई कि हम इस विश्व में 1947 के या 40 के दशक के विश्व में कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा, हम किस तरह रहेंगे। तो दो चीजें भारत कर सकता था। एक तो यह कि पूरी शर्तें वो भविष्य की मान लेता, और पूरी तरह ऐसे नियम कायदे आते संविधान में जिसमें यह होता कि हम जो भी रहे हों, अब हमें केवल ऐसे होना है। और आप देखेंगे कि संविधान ने भारत के लिए नहीं किया। ये स्मृति संपन्न संविधान है। ये एक ऐसा संविधान है जिसमें इस देश के शताब्दियों से जो कल्पना विधान था उसका केंद्रीय स्थान है। और एक भविष्य की ओर देख के, यूरोप को या पश्चिम की ओर देख के जो चीजें लाई गई वो एक इसमें गुंथ गई कि हम अब यहां जा रहे हैं,
एक तरह से संविधान राजसत्ता और नागरिकों को उनकी सीमा का बोध कराता है। और यह आश्चर्यजनक है अभी कि ना हमारे नागरिक और विशेष तौर पे ना हमारी राजसत्ताएं, उनको इन सीमाओं की जरा भी खबर है। नागरिक के प्रति जो उनके दायित्व हैं, मानो राजसत्ता पूरी तरह भूल गई है। और ये सिलसिला लंबा है, आज ये पूरी तरह भूल गई। आप एक आपको बात याद दिलाऊं, दिग्विजय जी को निश्चय ही पता होगी। 1946 में एक व्यक्ति हुए श्रीमान नारायण, उन्होंने गांधी जी की दृष्टि के आधार पर एक समूचा संविधान लिख दिया था, जिसमें विकेंद्रित समाज, विकेंद्रित जो राजसत्ता है उसकी कल्पना थी, पंचायतों पर आधारित समाज की कल्पना थी। मैं इसलिए कह रहा हूं विशेष तौर पे दिग्विजय जी के लिए, और क्षमा करें मैं उनको पूर्व मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक सोचने वाले व्यक्ति की तरह संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ये प्रयास किया था कि पंचायतें शक्ति संपन्न हो। मेरी नजर में बिना सत्ता के, राजसत्ता के विकेंद्रीकरण के इस देश का कोई भविष्य नहीं, बल्कि दुनिया के किसी राजसत्ता का कोई भविष्य नहीं। सारी जगह केंद्रीकृत राज व्यवस्थाएं गहरे संकट से गुजरती हैं। हमको उसका कुछ अलग उससे सोचना पड़ेगा। और कैसी ऐसी घड़ी जिसमें गांधी और अंबेडकर जैसे लोग इतने केंद्रीय हो उठे, जो एक तरह से भविष्य की रोशनी बन के खड़े हैं, उन्हें लांछित करने का एक छोटा मोटा अवसर भी नहीं छोड़ा। एक तरह से हम में से कुछ इस देश के नागरिक इस संभावना को भी खत्म कर देना चाहते हैं। आप संविधान सभा की एक छोटी सी बात पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। जब ये बहस चली कि हिंदी को कहां रखा जाए, हिंदी का लेखक हूं इसलिए हिंदी के विषय में थोड़ा बोलना ठीक, तो इस पर इतनी बहस चली कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया, जो बहुत अच्छी बात थी। और अगर आप पूरी बहस ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि सारे लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत में कोई एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं होना चाहिए। हमारा देश अनेक भाषाओं में, अनेक संस्कृतियों से, अनेक दृष्टियों से, अनेक पूजा की विधियों से, अनेक साधना पद्धतियों में आज तक पला बढ़ा है। तो अचानक हम कोई एक भाषा को केंद्र में क्यों ले आए? और ये क्यों बहस महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि संविधान सभा एक राष्ट्रवादी राष्ट्र नहीं बनाना चाहती, और यहां फर्क समझना बड़ा जरूरी है। जो नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादी राष्ट्र हुए हैं, उनके लिए उनका अर्थ ये है, और एक होते हैं देश लोकतांत्रिक देश, इनमें फर्क ये है कि राष्ट्रवादी राष्ट्र में सारे मानवीय मूल्यों की जो कसौटी होती है, वो राष्ट्र के प्रति उनका संबंध। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको प्रश्नांकित किया, उन्होंने नहीं माना। यही बात हिटलर और स्टालिन ने अपने अपने देशों में की थी। भारत कभी न हुआ है, न हो सकता है, नेशनलिस्ट देश नहीं बन सकता। और यह व्यवस्था स्वयं इस संविधान में, इस संविधान ने भारत को एक बहुल संस्कृति, बहुभाषा संपन्न देश के रूप में ही परिकल्पित किया है, और वही हम रहे हैं। ये कोई बात 1947 या 40 की नहीं है, ये हमेशा से रही। और जर्मनी या
स्टालिन के वक्त का कम से कम रूस, जब राष्ट्र को आप सारे मूल्यों की कसौटी बनाते हैं तब किसी भी व्यक्ति को लांछित करना बड़ा आसान है। आप इस वक्त अगर अखबार नियम से पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि कैसे होता है। गांधी जी ने कहा कि सबसे बड़ा मूल्य, सभी मूल्यों की कसौटी स्वयं राष्ट्र की कसौटी करुणा है। करुणा है, कंपैशन है, और करुणा में खास गुण है जो राष्ट्रवाद में नहीं होता। राष्ट्रवाद अपवर्जन पर खड़ा होता है, एक्सक्लूजन पर, हटाने पे खड़ा होता है, और करुणा समावेश पे खड़ी होती है। भारत का जो स्वरूप है, भारत की जो एक स्वरूप है वो समावेशी अपने स्वभाव में है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि करुणा को केंद्र में रखने वाले बुद्ध भारत में हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का भी एक वर्ष पता नहीं चलता, उस एक वर्ष में संभवतः किसी बुद्धिस्ट भिक्षु के साथ रहे, उन्होंने भी पीड़ा को बड़ा मूल्य माना। लेकिन बुद्ध एक कदम आगे हैं, उन्होंने कहा करुणा। इस करुणा का, और यही टैगोर की बात थी, ये दो सबसे बड़े चिंतक हमारे देश के हुए हैं 20वीं शताब्दी के। दोनों की नजर में जो राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट राष्ट्र है वो प्रश्नांकित किया, होने नहीं दिया, उस पर तमाम बहस चलाई। और इसमें फर्क समझ लेना चाहिए कि बार बार ये कुछ संगठन कहते हैं कि साहब राष्ट्र शब्द तो वेद में आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन आधुनिक नेशन के अर्थ में नहीं आया है। वेद में उसका अर्थ समृद्धि होता है। राष्ट्र का अर्थ वेद में जो आया है उसका कोई लेना देना उस नेशन या राष्ट्र से नहीं है जो आज जिस दिशा में भारत चलने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी ये जो आधुनिक नेशन या राष्ट्र है ये 16वीं शताब्दी की कल्पना है। ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी यूरोप में, जर्मनी में, और वहां जो शासक राजा आदि थे उन्होंने साथ मिलकर ये कहा कि साहब अब तो राजाओं के नाम पर, नवाबों के नाम पर, बादशाहों के नाम पर कोई अपनी जान देने तैयार नहीं होगा, इसलिए एक नई कोटि बनाओ। और उस कोटि का नाम था नेशन, यानी लोग, कैसे लोग जो एक भाषा बोलते हो, एक विश्वास रखते हो, एक सा व्यवहार करते हो। और इसके चलते ये फौजी अवधारणा है, ये समावेशी एक ऐसी संस्कृति की अवधारणा नहीं है जहां लोग आपस में बात कर सके, आपस में कुछ सृजन कर सके। इसलिए हम इस राष्ट्र को, ये बिल्कुल एक नई अवधारणा है और ये भारत में ना इसके जीवन में, ना इसके व्यवहार में, ना इसकी दृष्टियों में कभी नहीं रहा। और ये बात इस संविधान की, भारतीय संविधान की अनूठी बात है कि इसने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो समावेशी राष्ट्र है, इंक्लूसिव नेशन है, एक्सक्लूसिव अपवर्जनकारी राज्य नहीं है।